दोस्तों, मैं जो घटनाक्रम आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो दून घाटी के उन घने जंगलों से जुड़ा हुआ है जहाँ उन दिनों किसी भी समय उन जंगलों से गुजरते हुए किसी भी जंगली जानवर का सामने आ जाना एक सामान्य सी बात हुआ करती थी। और ये घटना उस दौर के एक अनुभवी शिकारी जॉन ओ लिन द्वारा लिखी हुई है, जब इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उस इलाके में शिकार करने की विशेष अनुमति दी गई थी। दोस्तों, घटनाक्रम शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह इस बार भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रजनीश, निशांत जी, जुनैद, रहमान जी और संजय पीटर जी का। आपने थैंक्स ऑप्शन और क्यूआर कोड के माध्यम से चैनल को जो फाइनेंशियली सपोर्ट किया है वो अनमोल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भगवान से आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, संपन्नता और वैभव की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम चलते हैं दून घाटी, जिसे आप सभी लोग देहरादून के नाम से जानते हैं, और सुनते हैं कि जॉन और लिन वहाँ क्या कर रहे थे। ठीक है ना मित्रों, तो चलें। चलिए दोस्तों, जब जॉन और लिन जंगल के अंदर जाने ही वाले थे तो वहाँ के एक लोकल गाइड ने इन्हें बताया, अरे बताया क्या, बल्कि ये कहना ठीक रहेगा कि चेतावनी दे दी कि उस जंगल में किसी भी समय कोई भी बड़ा या छोटा जानवर अचानक से सामने आ सकता है, क्योंकि वो पूरा इलाका बहुत घना और जानवरों से भरा हुआ है और बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। वो पूरा जंगल सरकारी है, मतलब उसमें राजस्व विभाग का कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए वहाँ जंगली जानवरों की जो आवाजाही है वो लगातार बनी रहती है। और कुछ कारणों से उस साल बहुत कम लोगों को वहाँ जाकर शिकार करने की जो अनुमति होती है, जो परमिट होता है, वो मिला था, जिसमें ये दूसरे व्यक्ति थे। इससे पहले इनको एक किसी और को मिला था, ये दूसरे थे। गाइड ने इन्हें यह भी बताया कि इनसे पहले जो अंग्रेज मेजर वहाँ शिकार करने के लिए आए थे और उन्हें एक बड़ा अच्छा मौका मिला था बाघ को शूट करने का, लेकिन वो उस टाइम एक चीतल पर जो है निशाना साधे हुए थे और उनको पता ही नहीं चला कि वहाँ एक बाघ भी आ गया है, तो वो बाघ को नहीं देख पाए और बाघ उन्हीं के सामने से निकल गया। गाइड की इस बात को सुनकर जॉन और लिन को वो जंगल और मतलब वो बहुत रहस्यमय और संभावनाओं से भरा हुआ लगने लगा था। क्या यार, ये सही जगह है। गाइड की बात को सुनकर ये मन ही मन बहुत उत्साहित और बड़े अलर्ट हो गए थे। वो पूरा इलाका साल के पेड़ों से भरा हुआ था और उत्तराखंड की पहाड़ियों की तलहटी तक मीलों में फैला हुआ था। उन जंगलों में न जाने कितने रहस्य छुपे हुए थे जो कभी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए थे, जंगल के अंदर ही दफन होकर रह गए थे। ये लोग बातें करते हुए जंगल में काफ़ी आगे तक बढ़ आए थे, लेकिन तब तक इन लोगों को ना तो कोई बाघ दिखा और ना ही इनका किसी सांभर या चीतल जैसे किसी जानवर से आमना सामना हुआ था। मतलब कुछ नहीं मिला इनको, एक जंगल में चले जा रहे थे। वैसे तो जॉन और लिन ने पहाड़ी क्षेत्रों में, मतलब ऊपरी क्षेत्रों में तेंदुओं और भालुओं का बहुत शिकार किया था, लेकिन मैदानी क्षेत्र के उस घने और फैले हुए जंगल में शिकार करना इनके लिए एक नया नया अनुभव था। अपने इस शिकार अभियान की तैयारी तो जॉन और लिन साहब ने पहले ही कर ली थी। करीब 20 लोग हांका लगाने के लिए तैयार कर लिए थे और उन लोगों को साफ साफ निर्देश भी दे दिए गए थे कि उन्हें कब और कैसे हांका लगाना है, ताकि जंगल के अंदर छुपे हुए जानवर घबरा कर उस दिशा की तरफ आ जाए जहाँ पर ये अपनी पोजीशन लेकर खड़े रहेंगे। पूरी योजना को तैयार करने के बाद गाइड ने हांका लगाने वाले जो वो 20 लोग थे उनसे अलग कर दिया उसने, और इनको एक दूसरे रास्ते से लेकर के गया जो बहुत ही सकरा और बहुत घुमावदार था, जहाँ दोनों घने साल के पेड़ और आपस में उलझी हुई झाड़ियाँ इतनी बुरी तरह से फैली हुई थी कि ऊपर से आती सूर्य की रोशनी भी जमीन में ठीक तक नहीं पहुँच पा रही थी। जैसे जैसे ये लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे चारों ओर का सन्नाटा और भी ज़्यादा गहरा और दबाव से भरा हुआ होता जा रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गाइड ने एक ऐसी जगह पर लेकर पहुंच गया जो एक छोटे से टीले के ऊपर था, और उस जगह से खड़े होकर नीचे फैले उस पूरे इलाके पर नज़र रखी जा सकती थी। सामने दूर दूर तक फैली हुई घनी झाड़ियाँ, उनके बीच से निकलते सकरे रास्ते और इधर उधर फैले खुले हुए ज़मीन के टुकड़े, वो सब साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अगर कोई जानवर
किसी दिशा से निकलकर आता है तो वो किस रास्ते से गुजरेगा, क्या वो इनकी रेंज में रहेगा या रेंज के बाहर रहेगा। कुल मिलाकर वो जगह शिकार करने के लिए बहुत एक शानदार लोकेशन थी, जहाँ हर जगह नजर जाती थी और आराम से शिकार हो सकता था। दोस्तों, स्थिति पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, क्योंकि एक तरफ से हांका शुरू होने वाला था और दूसरी तरफ से ये उस टीले पर अपनी जगह संभाल कर खड़े हो गए थे। ये पूरी तरह से सतर्क थे, इनकी नज़रें लगातार चारों ओर घूम रही थी। ये वहाँ होने वाली हर छोटी से छोटी हलचल पर ध्यान दे रहे थे। उस समय वहाँ का वातावरण ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल अपनी सांसें थाम कर किसी होने वाली घटना का इंतजार कर रहा हो। और तब बस वही एक क्षण बाकी था जब वो गहरा सन्नाटा टूटने वाला था और सामने की झाड़ियों में से कोई जानवर निकलकर सीधे इनकी ओर आने वाला था। जिस जगह पर ये खड़े थे वहाँ एक ऐसा पेड़ भी था जिसकी आड़ लेकर ये आसपास के लगभग 100 गज के इलाके पे साफ साफ नज़र रख सकते थे, मतलब हर तरफ देख सकते थे 100 गज तक। सामने फैली हुई झाड़ियाँ, उनके बीच से निकलते हुए एक छोटा सा नाला था जो निकलता था और उसके आसपास का उलझा हुआ हिस्सा, सब कुछ इनकी नज़र में था। और यही वो जगह थी जहाँ से किसी भी समय इनका सामना किसी जानवर से हो सकता था, जबकि हांका लगाने वाले लोग इनसे सीधी दिशा में लगभग 700-800 गज दूर थे और वो हांका लगाते हुए धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। चारों साइड से हांका लगाते हुए इनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। फिर कुछ ही देर बाद उस सन्नाटे को तोड़ती हुई उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगी जो हांका लगाते टाइम दी जाती हैं, जो शुरुआत में तो धीमी थी लेकिन हर पल के साथ और पास आती जा रही थी। और जैसे जैसे वो आवाज़ें करीब आ रही थी वैसे वैसे ये भी समझ में आने लगा था कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा था, किसी भी समय कोई जानवर इनके सामने आ सकता था, क्योंकि तब तक वो हांका लगाने वाले लोग करीब 300 गज की दूरी तक पहुंच गए थे। लेकिन उसके बावजूद इन्हें वो ख़ास तरह की कोई तेज़ पुकार नहीं सुनाई दे रही थी जो आमतौर पर तब आती है जब कोई बड़ा जानवर सामने आ जाता है। और ये बात पूरे माहौल को और भी ज़्यादा उलझन और इंतज़ार से भरा हुआ बना रही थी। यार अभी तक कोई आया नहीं, जबकि 300 गज तक आ गए हैं। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के सामने फैली हुई झाड़ियों और उस छोटे से नाले वाले उस उलझे हुए हिस्से में से एक बड़ा सा चीतल तेजी से निकलकर सामने आ गया और एक झटके से वहीं पर खड़ा हो गया, जैसे उसे खुद ही एहसास हो गया हो कि भाई वो किसी खतरे के बीच पहुंच गया है, कहीं खतरे से घिर चुका है। हालांकि उसका सिर जो है दो पेड़ों के बीच में थोड़ा छिपा हुआ था, लेकिन फिर भी इतना तो साफ दिखाई दे रहा था कि वो कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि एक शानदार सींगों वाला चीतल था, जिसे कोई भी शिकारी अपनी गैलरी या ड्राइंग रूम में सजाना अपनी शान समझता। बस फिर क्या था, इन्होंने अपनी राइफल उठाई, कंधे से जमाई और बिना कोई जल्दीबाजी या हड़बड़ी के अपने से करीब 60 गज दूर खड़े उस चीतल पर निशाना साधा और ट्रिगर दाब दिया। ट्रिगर दबते ही उस शांत जंगल में गोली की एक तेज आवाज़ गूंज उठी और वो खूबसूरत जानवर बिना किसी हरकत के किसी लकड़ी की तरह सीधे वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। गोली चलते ही इन्होंने फिर से बिना समय गंवाए अपनी राइफल को दोबारा से लोड कर लिया और उसी पेड़ की आड़ में थोड़ा सा झुककर खड़े हो गए। इनकी नज़रें लगातार सामने की जो झाड़ियाँ थी उन पर बनी हुई थी, क्योंकि अभी हांका पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था और किसी भी समय कोई और जानवर भी उस दिशा से निकल कर आ सकता था। वो कोई छोटा जानवर या कोई बड़ा जानवर, मतलब बाघ, तेंदुआ, कुछ भी हो सकता था। कुछ देर तक तो ये उसी तरह खड़े रहे, लेकिन जब काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी वहाँ कोई हलचल नहीं हुई और हांका लगाने वाले लोग धीरे धीरे इनके सामने आते, इनको मतलब सामने से आते हुए दिखाई देने लगे, तब इन्हें समझ में आ गया कि भैया हो गया, आज का शिकार वहीं तक रहने वाला था उस दिन, मतलब वहीं तक शिकार, उसके आगे कुछ नहीं होने वाला था। फिर कुछ सोचकर इन्होंने अपने गाइड को आवाज़ दी और फिर ये दोनों लोग उस जगह की ओर बढ़ गए जहाँ वो चीतल गिरा पड़ा था। लेकिन जैसे ही इनकी नज़र उस पर पड़ी तो इनके चेहरे पे एक हल्की सी खिन्नता आ गई, क्योंकि वो चीतल पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ था और उसके सींगों पर एक मखमली परत यानी वेलवेट मौजूद थी। अगर इन्होंने उसके सींगों को पहले देख लिया होता तो शायद ये उस पर गोली नहीं चलाते। हालांकि अब जो होना था वो तो हो चुका था।
फिर जब इन्होंने उसके सींगों को नापा तो वो लगभग 30 से 31 इंच लंबे थे और उन पर बहुत कम वेलवेट बचा हुआ था, जिससे आसानी से हटाया जा सकता था। और आसपास खड़े लोगों ने भी इनको यही बोला कि अब इसे लेकर साहब ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है, अब उसे बदला तो नहीं जा सकता है। खैर, फाइनली ये लोग अपने उस शिकार के साथ अपनी गाड़ी की तरफ लौट गए, जहाँ सामान रखने वाली जगह पर इन्होंने उस चीतल को रख दिया और उसी के साथ उस दिन की पहली घटना वहीं ख़त्म हो गई, जो भले ही पूरी तरह से संतोष देने वाली नहीं थी, लेकिन इतना एहसास ज़रूर करा गई थी कि उस जंगल में अभी बहुत कुछ बाकी था, बहुत कुछ था। उस चीतल के सिर को लेकर इन्होंने अपने आदमियों को बड़ी सख्त और साफ साफ निर्देश दे दिए थे कि उसके सींगों पर जो मखमली परत धीरे धीरे उतर रही थी, उसे सही तरीके से पूरा निकलने तक रोज धूप में टांगा जाए, ताकि वो प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके। और इसके लिए इन्होंने उस सिर को डाक बंगले के सामने ही करीब 6 फुट की ऊंचाई पर एक कील से टांग दिया, जिस डाक बंगले पे ये लोग ठहरे हुए थे। और लगातार ये क्रम 3 दिनों तक चलता रहा। उसको टांगा जाता था, हटाया जाता था, रात में सुबह फिर लगा दिया जाता था। लेकिन तीसरे दिन दोपहर के समय जब ये अपने कुछ काम से वापस लौटे, जो वहाँ से करीब 2 मील दूर था, तो आते ही इन्हें अपने कैंप में एक अजीब सी हलचल और बेचैनी का माहौल दिखाई दिया, जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो। और जैसे ही इन्होंने ध्यान से देखा तो इन्हें समझने में देर नहीं लगी कि मामला क्या था। असल में वो चीतल का सर अपनी जगह पर नहीं था। उसे वहाँ ना पाकर इन्होंने वहाँ पर मौजूद लोगों से उसके बारे में पूछा, अपने लोगों से, भाई कहाँ गया? तो इन्हें पता चला कि उसकी देखभाल करने के लिए जिस आदमी को लगाया गया था, वो कुछ समय के लिए वहाँ से हट गया था और बस उसकी एक छोटी सी लापरवाही का फ़ायदा उठाकर कोई जानवर उस सिर को कील से खींच कर लेकर भाग गया। तो यार मूड तो अपसेट होना था। फिर इन लोगों ने उससे आसपास तलाश करना शुरू कर दिया और जल्दी ही वो सर इन्हें इनके ही कैंप से थोड़ा दूरी पर एक झाड़ियों के पास पड़ा हुआ मिल गया। अब जब जॉन ओ लिन साहब ने उस जगह पर जाकर उस चीतल के सिर को ध्यान से देखा, तो उसकी हालत पहले जैसी नहीं रह गई थी, क्योंकि उसके दाहिने सींग का करीब 4 इंच का हिस्सा किसी जानवर ने पूरी तरह से चबा डाला था, मतलब कचड़ दिया था उसको। और वो वही हिस्सा था जहाँ से मखमल अच्छी तरह से उतरने ही वाला था। ये उस सिर को देख ही रहे थे कि तभी एक नौकर आगे बढ़कर आया और उसने बताया कि साहब, ये काम उस बनिए की वो जो काले और सफ़ेद रंग की कुतिया है ना, उसका हो सकता है, जिसकी दुकान सड़क के पास सराय के नज़दीक है, क्योंकि उसने चीतल का सिर गायब होने के कुछ देर पहले उस कुतिया को कैंप के आसपास घूमते हुए देखा था। मतलब उसने अपना एक डाउट क्लियर कर दिया। नौकर की बात को सुनकर इन्हें भी याद आ गया कि कुछ ही दिनों पहले इन्होंने भी उस कुतिया को अपने 4-5 बच्चों के साथ खेलते हुए देखा था। और जब इस बात का पक्का हो गया कि सिर को ले जाने वाली वही कुतिया होगी, तो इनके मन में अंदर ही अंदर एक बड़ी खीज सी हो रही थी, बड़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिस सिर को ये बहुत संभाल कर रख रहे थे, उसे कुतिया ने बर्बाद कर दिया था। जो एक बहुत शानदार ट्रॉफी बनने वाली थी, वो पूरी तरह से बेकार हो गई थी और उसकी जो ब्यूटी थी, उसकी जो सुंदरता थी, वो किसी भी तरह से वापस नहीं लाई जा सकती थी। वो वापस नहीं लौट सकती, ख़त्म हो गई थी वो। और ऐसे समय गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन जैसे इनका ध्यान उस कुतिया की हालत की तरफ गया, तो इनका गुस्सा धीरे धीरे अपने आप कम होने लगा, क्योंकि वो कुतिया बहुत ही दुबली पतली, लगभग हड्डियों का जो ढांचा होता है ना, बिल्कुल वो समझ लो। उसकी और उसके बच्चों की ज़िंदगी उन खानों के टुकड़ों पर निर्भर थी जो कभी कभार कोई उसके सामने डाल देते थे। और उसके वो 4-5 छोटे छोटे बच्चे, वो तो बेचारे अपनी पूरी तरह से माँ पर ही निर्भर थे। दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिए, जब जॉन ओ लिन साहब ने उस कुतिया के बारे में थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा, तो इनका गुस्सा अपने आप कम होने लगा, क्योंकि साफ दिख रहा था कि वो कुतिया सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी संघर्ष कर रही थी और साथ ही उसे अपने मालिक की दुकान की रखवाली भी करनी पड़ती थी। मतलब यार, उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी, एक साथ कई जिम्मेदारियां थी उस पर। और शायद यही वजह थी कि ये उसे पूरी तरह से गलत नहीं ठहरा पा रहे थे।
गुस्से की जगह इनके मन में धीरे धीरे उसके लिए एक दया की भावना आने लगी थी। और तभी इन्हें वो पुरानी बात भी याद आ गई, जब ये पहली बार उस दुकान के पास से गुजरे थे तो वही कुतिया इन पर भौंक रही थी। उस वक्त तो इन्हें उसका ये भौंकना बहुत खल रहा था, बड़ा बुरा लग रहा था इनको। लेकिन अब जब वही बात याद आई तो नज़रिया ही बदल गया। अब इन्हें उसके लिए सहानुभूति महसूस होने लगी और ये बस यही सोचे थे कि यार वो भी तो अपनी मजबूरी में ही उससे ये सब किया होगा, उसकी भी तो मजबूरी थी। इसके बाद इन्होंने अपने एक आदमी को बनिए के पास भेजा और उससे कहलवाया कि वो अपनी कुतिया को इधर उधर भटकने से रोके, उसे ठीक से खाना दे, उसका ध्यान रखे और अगर आगे से कोई नुकसान हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसी बनिए की होगी और उसी से वसूला जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात इन्होंने गुस्से में नहीं बल्कि बिल्कुल सोच समझ कर कही थी। हाँ, इसमें एक मज़ेदार बात ज़रूर हुई थी। इनके साथ जो लोग खड़े थे उनके चेहरे देखने लायक हो गए थे। वो थोड़ा निराश हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो लोग उस बनिए पर अब थोड़ा दबाव बनाकर कुछ फ़ायदा उठा लेंगे, उन लोगों को कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अंदर ही अंदर उनकी सारी उम्मीदें ठंडी पड़ गई और उन बेचारों के चेहरे उतर गए सारे। अरे यार, क्या सोचा था, क्या हो गया। खैर, वो बात भी वहीं पर ख़त्म हो गई जिसमें चीतल का सिर हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका था। भले ही इन्होंने मनी मन उस कुतिया को माफ़ कर दिया था, लेकिन उस नुकसान को पूरी तरह से भूल पाना इनके लिए आसान नहीं था। और ये बात इनके मन में कहीं ना कहीं बनी ही रही कि एक अच्छी खासी ट्रॉफी इनके हाथ से निकल गई थी। दोस्तों, अब यहीं से कहानी एक बार फिर नया मोड़ लेने वाली थी क्योंकि उसी बीच करीब 2 दिन बाद एक दोपहर इनका गाइड तेजी से दौड़ता हुआ आता हुआ इनके पास पहुंचा और आते ही उसने एक ऐसी खबर दी जिससे सुनकर किसी भी शिकारी का खून तेजी से दौड़ने लगे। उसने बताया कि पिछली रात एक तेंदुए ने एक शिकार किया है और तेंदुए ने उस शिकार को जहाँ छुपाया है वो उस जगह का सही सही पता भी लगा चुका है और अगर ये चाहें तो उसके शिकार के पास घात लगाकर बैठ सकते हैं और तेंदुए का शिकार किया जा सकता है। बस यार, इतना सुनते ही वहाँ का माहौल पूरी तरह बदल गया क्योंकि अब ये सिर्फ एक अंदाज़ा या तलाश नहीं रह गई थी बल्कि एक पक्का मौका सामने आ खड़ा हुआ था। और ऐसे मौके को छोड़ना किसी भी शिकारी के लिए शर्म की बात होती है। और वैसे सच कहूँ तो यहीं से ये कहानी एक बार फिर जंगल के असली रोमांच की तरफ मुड़ने वाली थी। दोस्तों, फिर क्या था, ये लोग बिना देरी किए अपनी पूरी तैयारी के साथ सीधे उस जगह पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर इन्होंने चारों तरफ एक अपनी नज़र दौड़ाई, पूरा एक जायजा लिया। लेकिन इन्हें ये बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि मामला उतना सीधा नहीं था जितनी पहली नज़र में लग रहा था क्योंकि तेंदुए का मारा हुआ शिकार एक उथले नाले के किनारे नीचे की तरफ कुछ कदमों की दूरी पर पड़ा हुआ था, एक झाड़ के अंदर। और उसे वो जो झाड़ियाँ थी उसके अंदर कुछ इस तरह से छिपाया हुआ था कि ऊपर से देखने पर वो आसानी से नज़र आ ही नहीं सकता था। उस जगह के ठीक ऊपर एक गेहूं का खेत भी फैला हुआ था। उसके दाहिनी तरफ मुख्य सड़क थी जहाँ से ज़्यादातर लोगों और गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी और बाईं तरफ उसी खेत के नीचे की ओर एक घनी झाड़ियों का झुरमुट भी था। अब यहीं पर पूरी बात साफ हो रही थी क्योंकि साफ समझ में आ रहा था कि तेंदुआ आने जाने के लिए उसी झुरमुट वाले रास्ते का इस्तेमाल करता होगा क्योंकि तेंदुए कभी भी खुले में सीधे नहीं आते। वो हमेशा आड़ लेकर छुपते छुपाते हुए ही अपने शिकार तक पहुंचना पसंद करते हैं। ये तेंदुओं की एक खास आदत होती है। दोस्तों, उस पूरे इलाके को ध्यान से देखने के बाद इनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि यार अब मचान कहाँ बनाया जाए क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही पेड़ था और वो भी खेत के अंदर करीब 15 गज पीछे की ओर था। हालांकि वहाँ से शिकार तो किया जा सकता था लेकिन सटीक निशाना नहीं साधा जा सकता था। गोली का एंगल भी सही नहीं बैठता और उस पोजीशन में बैठकर सही शॉट लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए इन्होंने उस जगह पर बैठने का इरादा छोड़ दिया और कहा नहीं, वहाँ नहीं हो सकता, वो सही जगह नहीं है।
लेकिन वहीं खेत के दूसरे किनारे की तरफ एक पुराने पेड़ का ठूंठ पड़ा हुआ था, जिसके सहारे जमीन पर ही एक मचान बनाया जा सकता था, जिसे छुपाव बोलते हैं। और वो जगह भी तेंदुए के शिकार से करीब 18 फुट की दूरी पर थी। मतलब तेंदुए का शिकार करने के लिए बिल्कुल सही जगह। तो फाइनली इन्होंने यही तय किया कि उस ठूंठ के सहारे ही जमीन पर जो है एक छुपाव बनाकर उस तेंदुए का इंतजार किया जाए। दोस्तों, पेड़ के ऊपर मचान होता है, जमीन में छुपाव होता है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इनके गाइड ने उस काम को इतनी सफाई और समझदारी से किया कि जब ये थोड़ी देर बाद वहाँ वापस आए तो वहाँ एक ऐसा छुपाव तैयार हो चुका था जो बाहर से देखने पर तो बिल्कुल आसपास की झाड़ियों का ही हिस्सा लग रहा था। मतलब अगर कोई सामने खड़ा होकर उस छुपाव को देखे तो वो जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके अंदर कोई बैठा हुआ भी हो सकता है। और फिर उसी छुपाव के अंदर बैठकर ये लोग करीब 6:45 बजे अपनी जगह पर पूरी तरह से स्थिर हो गए, क्योंकि उससे पहले वहाँ बैठने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था, कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि असली खेल तो अंधेरा होने के बाद ही शुरू होना था। दोस्तों, उस समय तक तो सड़क पर काफ़ी हलचल बनी हुई थी, बैलगाड़ियाँ आ जा रही थी, खेतों से लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे और बीच बीच में मोटर गाड़ियाँ भी निकल रही थी, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि तेंदुआ उस समय तो अपने शिकार पर आने वाला नहीं था। दोस्तों, आज थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा तो संभाल लेना यार। वो अंदर फ्रिज ख़राब हो गया ना, उसका काम चल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तेंदुआ किसी भी तरह के शोर शराबे के बीच अपने शिकार पर नहीं आता, ये बात आप लोग जानते ही हैं। अब यार, वहाँ से करीब 100 गज की दूरी पर एक नाले के किनारे कुछ लोग अपना डेरा भी डाले हुए थे, जो दूर के पहाड़ी इलाके से अपने लंबे जो बाल वाले जो भेड़ बकरियाँ जो होती ना, उनके झुंड के साथ सर्दियाँ बिताने के लिए वहाँ आए हुए थे। और वो लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, कोई बातें कर रहा था, कोई गाना गा रहा था, और उनके वो लंबे और घने बालों वाला वो कुत्ता, भूटिया कुत्ता जिसे कहते हैं, वो बीच बीच में भौंकता जा रहा था। उसके भौंकने की वजह से भी वहाँ का माहौल थोड़ा अशांत हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपने उस ज़मीनी जो वो छुपाव था, उससे बिल्कुल शांत और बिना हिले डुले बैठे रहे, क्योंकि किसी भी शिकार का पहला नियम होता है धैर्य बनाए रखना। फिर कुछ ही देर बाद आसमान का रंग बदलने लगा, गोधूली का समय हो गया, और फिर वो भी धीरे धीरे गहरे अंधेरे में बदल गया, जो इस बात का संकेत था कि भाई असली रात उतर रही है। और फिर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया वैसे वैसे सड़क की आवाजाही भी कम होती चली गई। 7 बजे के बाद तो वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। आसपास की आवाज़ें लगभग ख़त्म हो गई थी और एक गहरी खामोशी उस पूरे इलाके में फैल गई थी। और ये वही समय हो रहा था जब तेंदुआ किसी भी वक्त अपने शिकार पर लौट सकता था। इनकी सतर्कता और सावधानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और उस पर इनका पूरी तरह से तैयार रहना भी बहुत ज़रूरी था। मतलब अलर्ट होना तो बहुत ज़रूरी था ना यार, शिकार है यार, तो अलर्ट नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। दोस्तों, जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी वैसे वैसे चाँद भी धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ता जा रहा था, और उसकी हल्की सी रोशनी इन लोगों को और सामने पड़े उस शिकार के बीच कुछ दूरी तक तो साफ फैल रही थी। लेकिन वो शिकार तो झाड़ियों के अंदर कहीं छुपा हुआ था, इसलिए चाँद की रोशनी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि उस घने झुरमुट के अंदर क्या चल रहा है। वहाँ कोई हलचल है या सन्नाटा, इस बात को समझ पाना लगभग नामुमकिन हो रहा था। और बस यार, ये वो पल आ गया था जब आंखें देख तो रही थी, लेकिन असली भरोसा कानों पर ही करना था, कि कहीं से कोई आवाज़ या कोई संकेत मिले कि तेंदुआ आ गया है या आ रहा है, कुछ मतलब कुछ तो महसूस हो। ये काफ़ी देर तक उस झाड़ के अंदर देखने की कोशिश करते रहे, जिससे इनकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ने लगा था, और ऐसी हालत में इंसान कई बार भ्रम की स्थिति में भी आ जाता है, उससे भ्रम होने लगता है और कुछ गलत देखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कुछ और दिख जाता है, कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। इसलिए इन्होंने अपनी नज़रों के बजाय अपने कानों पर भरोसा करना ज़्यादा ठीक समझा, और फिर ये पूरी तरह से उस गहरी खामोशी में हल्की सी आहट को पकड़ने के लिए अपने सुनने की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने लगे। दोस्तों, ऐसे समय में जब इंसान एक ही जगह पर बिल्कुल बिना हिले डुले बैठा रहता है तो समय भी जैसे थम सा जाता है, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ऐसा महसूस होता है।
एक एक मिनट बहुत भारी लगने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। तभी करीब 8:15 बजे के आसपास इन्हें एक बहुत हल्की और दूर से आती हुई गुर्राहट जैसी आवाज़ सुनाई दी। और उस एक पल में इनके मन में एक ही बात कौंधी कि शायद तेंदुआ अपने शिकार की तरफ लौट रहा था। लेकिन अगले ही पल इनकी उम्मीद बुरी तरह से टूट गई, क्योंकि वो आवाज़ किसी जंगली जानवर की नहीं बल्कि एक मोटर गाड़ी के इंजन की थी। और एक थोड़ी ही देर में ये भी पता चल गया कि वो डाक बंगले में ठहरे इनके एक जानकार, जो वहाँ की सड़कों और पुलों का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे, उनकी थी। और वो अचानक वापस डाक बंगले में लौट आए थे। और वहाँ पहुँचकर जब उन्हें पता चला कि ये लोग तेंदुए के शिकार के लिए निकले हैं, तो वो भी सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ पर वो तेंदुए ने शिकार किया हुआ था। उनकी गाड़ी की तेज रोशनी और इंजन की आवाज़ ने उस शांत माहौल को एक पल में तोड़ दिया। और उस समय इनके मन में जो झुंझलाहट हुई, उसे शब्दों में बताना आसान नहीं है, क्योंकि जिस आवाज़ को इन्होंने कुछ देर पहले एक बड़े शिकारी जानवर की आहट समझ लिया था, वो इनके जानने वाले की मोटर की आवाज़ थी। तो मूड खराब तो होना ही था, भाई अपसेट तो होना ही था। उसके बाद एक बार फिर चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, लेकिन अब समय और भी ज़्यादा भारी लगने लगा था। और धीरे धीरे रात के 9 भी बजने वाले थे। भूख भी लगने लगी थी इन लोगों को। इन्होंने पहले से ही ये तय किया था कि आधी रात तक उस तेंदुए का इंतज़ार करेंगे, फिर लौट जाएंगे। इनका अनुभव और इनके शिकारी मित्रों की सलाह दोनों यही कह रहे थे कि अगर तेंदुआ वापस आएगा तो सूर्यास्त के काफ़ी देर बाद ही आएगा, क्योंकि मेन रोड इसके नज़दीक है। उसी बीच वो कुत्ता जो कुछ दूरी पर बंधा हुआ था, अब वो लगातार भौंकने लगा था। उसकी भौंकने की आवाज़ें उस शांत माहौल में और भी साफ सुनाई दे रही थी। और अब उसका लगातार भौंकना भी इन्हें जो है परेशान करने लगा था, क्योंकि वो बुना बिना रुके हर कुछ सेकंड में भौंक उठता था, जैसे उससे आसपास किसी अनदेखी हलचल का आभास हो रहा हो। अब इनके मन में बार बार सवाल उठ रहा था, क्या कहीं तेंदुआ कहीं सच में इनके आसपास ही तो मौजूद नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आ गया है और संभव हो उसकी वो कुत्ता जो है उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। क्योंकि जंगल में रहने वाले जानवर अक्सर उन चीज़ों को पहले भांप लेते हैं जिन्हें इंसान अपनी आँखों और कानों से पकड़ नहीं पाते। और यही विचार अब उस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा रहस्यमय और तनाव से भरा हुआ बना रहा था। अच्छा, जब वो कुत्ता बोल रहा था तो उसी टाइम भैंसा भी बोल रहा था एक। ये भी एक बात थी कि एक भैंसे की आवाज़ भी आ रही थी। दोस्तों, उस समय तक तो जो माहौल सिर्फ इंतज़ार और अंदाज़ों का था, वो धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगा था। क्योंकि बाएं तरफ नीचे की ओर, जहाँ पे मतलब उधर एक कुत्ता बंधा था, तो इधर जो है एक भैंसा, जिसके मैंने बताया, वो भी बीच बीच धीमे धीमे से घुर्र घुर्र कर दे रहा था। और उसी के साथ वो बशाहर का कुत्ता भी लगातार भौंकता जा रहा था, जिससे वो सन्नाटा जिसकी इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो पूरी तरह से टूट चुका था। हर थोड़ी थोड़ी देर में कुत्ते के भौंकने की और भैंसे की आवाज़ें उस पूरे माहौल को अस्थिर बना दे रही थी। अरे बड़े परेशान, क्या करें। इस लगातार चल रहे शोर और धीरे धीरे बढ़ती थकान के बीच अब इनके मन भी जो है ना, वो भी थोड़ा डगमगाने लगा था। और बार बार एक ही विचार उठने लगा था कि आखिर उतने लंबे इंतज़ार का क्या फ़ायदा, क्योंकि उस समय तक तो इन्हें तेंदुए का कोई भी साफ संकेत नहीं मिला था। और इसी अधेड़ बुन में इन्होंने मन ही मन ये तय करना शुरू कर दिया कि आधी रात तक बैठने का जो इरादा है उसे छोड़ा जाए और 11 बजे तक ही रुका जाए। 11 बजे तक रहेंगे यहाँ, वही ठीक रहेगा। और फिर कुछ देर में वो समय और भी घट गया और उसे 10:30 कर दिया गया कि 11 नहीं, अब 10:30 बजे चले जाएंगे। और फिर वही समय 10 बजे तक सिमट गया कि बोले नहीं, अब 10 बजे चले जाएंगे। यानी कि इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब बस ये 10 बजे तक उस मचान पर बैठेंगे, उस छुपाव पर बैठेंगे और फिर लौट जाएंगे। दोस्तों, करीब 9:30 बज चुके थे और उस पूरे इलाके में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच भी वो कुत्ते और भैंसे की आवाज़ें लगातार बनी हुई थी, बाकी सब सन्नाटा था। और उसी उधेड़ बुन के बीच जब इनकी कलाई में बंधी घड़ी ने लगभग 9:45 का टाइम दिखाया, तो तभी अचानक इन्हें अपने ठीक नीचे अपने बाईं तरफ कहीं पे बहुत हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी सूखे पत्ते पर कोई बहुत हल्के से चल रहा हो।
पहले तो इन्हें लगा कि शायद वो इनका भ्रम है, लेकिन जब इन्होंने ध्यान से सुना तो वाकई में कोई जानवर वहाँ पे चल रहा था। वहाँ आसपास में बहुत सारे सूखे पत्ते फैले हुए थे और उन पर चलने से किसी छोटे जानवर जैसे शियार या जंगली बिल्ली के चलने में भी वैसी आवाज़ें होती हैं। तो इनको लगा कि वो कोई छोटा जानवर है। तो अब छोटा जानवर तो इसका मतलब ये है कि वहाँ आसपास में कहीं तेंदुआ मौजूद नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ कहीं तेंदुआ होता तो कोई दूसरा छोटा जानवर उस मरे हुए शिकार के पास जाने की हिम्मत तो नहीं करता। वहाँ आसपास कहीं तेंदुआ नहीं होगा, इसलिए वहाँ बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो वापस लौटा जाए, ये इनके दिमाग में आ गया। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कोई जल्दीबाजी नहीं की, बल्कि पूरी सावधानी के साथ अपनी बंदूक को उस दिशा में साध दिया जहाँ शिकार पड़ा हुआ था और पूरी तैयारी के साथ अपनी टॉर्च का बटन दबा दिया। और भाई, जैसी टॉर्च की तेज रोशनी उस घने झुरमुट पर पड़ी तो जो इन्होंने देखा उसने एक पल के लिए तो जैसे सब कुछ जाम कर दिया था, क्योंकि वहां कोई छोटा जानवर नहीं बल्कि खुद तेंदुआ मौजूद था यार, जो अपने शिकार के ऊपर खड़ा था, एकदम इनके सामने की ओर थोड़ा सा मुड़ा हुआ। उसकी पीली खाल पर बने गहरे रोजेट्स उस तेज रोशनी में चमक रहे थे और वो भी खुद अचानक उस पर जो रोशनी पड़ी थी उससे चौंक गया था। वो अपनी आंखों को समझते हुए ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये क्या हुआ अचानक। उतनी देर में जॉन ओलिन साहब ने खुद को संभाल लिया था और उस तेंदुए में निशाना साधने के लिए अपनी राइफल को कंधे से लगा लिया और फिर उतनी ही तेजी से ट्रिगर भी दबा दिया जितनी तेजी से वो पूरा दृश्य इनके सामने आया था। जैसे ही इनकी नज़र मतलब टॉर्च की रोशनी में तेंदुए पड़ी, इन्होंने फायर दाग दिया। गोली की एक जोरदार आवाज़ के साथ वहाँ का वातावरण जैसे एकदम से फट पड़ा हो। धाई की एक जोरदार आवाज़ से तो कुछ क्षणों के लिए वहाँ चारों ओर एक अजीब सी अफरा तफरी फैल गई। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और उसी के साथ वो तेंदुआ, जिसे गोली तो लग गई थी लेकिन वो पूरी तरह से जमीन पर गिरा नहीं था, वो झाड़ियों को चीरता हुआ बहुत फुर्ती से आगे की ओर भागा और नाले की दिशा में नीचे उतर गया। गोली चलने के बाद कुछ देर के लिए तो वहाँ का वातावरण पूरी तरह से शांत हो गया था, जैसे अचानक सब कुछ थम सा गया हो। और फिर उसी गहरे सन्नाटे के बीच कुछ ही पलों बाद सूखे पत्तों की तेज, वो जो सूखे पत्ते थे उनमें जो है तेज खड़खड़ाहट सुनाई दी, जो इन्हें बाद में समझ में आया कि वो उस तेंदुए की अंतिम संघर्ष की आवाज़ थी। लेकिन उस समय तो इनकी स्थिति बहुत असमंजस वाली हो गई थी। इन्हें ये शक हो रहा था कि कहीं वो घायल तेंदुआ पलटकर इन्हीं की तरफ ना आ जाए, और उसी बेचैनी में इन्होंने बिना देर की अपनी टॉर्च फिर से जला ली। लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा छाया वो पहले से भी ज़्यादा गहरा था, यहाँ तक कि वो कुत्ता और भैंसा भी जो कुछ देर पहले तक लगातार आवाज़ कर रहे थे वो पूरी तरह से शांत हो चुके थे, जैसे उन्हें भी अचानक हुई इस घटना का एहसास हो गया था। वो दोनों भी शांत हो गए थे। बहुत मज़ा आने वाला भी, आप इसको आगे आगे सुनिए। फिर कुछ देर रुककर इन्होंने सीटी बजाकर अपने आदमियों को सिग्नल दिया जो पास की सड़क पर मौजूद थे। इनकी सीटी बजाने पर वो तुरंत आ गए और फिर उन लोगों ने सारा सामान वगैरह जो इनका था वो समेटना शुरू कर दिया। इन्हें शक तो था कि तेंदुआ मर गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने उस तेंदुए के पास जाने की जल्दीबाजी नहीं की, बल्कि उसे थोड़ा और समय देने का फैसला किया ताकि अगर उस पर जरा सी भी जान बाकी हो तो वो पूरी तरह से शांत हो जाए। और यही सोचकर ये लोग वापस अपने कैंप में आ गए और फिर वहाँ आकर के इन्होंने अपना खाना वाना खाया और फिर उसके करीब आधे घंटे के बाद ये लोग दोबारा उसी जगह पर लौटे और पूरी सावधानी के साथ हर कदम सोच समझ कर रखते हुए टॉर्च की रोशनी चारों तरफ ऐसे डालते हुए हर चीज़ चेक करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और जब ये उस जगह पर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वो बड़ा तेंदुआ पूरी तरह से निश्चल पड़ा हुआ था। उसका शरीर ठंडा होने लगा था, जिससे ये साफ हो रहा था कि गोली लगने के लगभग तुरंत बाद ही वो मर गया था। और ये बात इन्हें और भी ज़्यादा हैरान कर रही थी कि मरने से पहले वो उतनी दूरी तक कैसे पहुंच गया होगा। फिर जब इन्होंने उसे ध्यान से देखा तो ये भी साफ हो गया कि गोली बिल्कुल सही जगह पर लगी थी
और शिकार पूरी तरह से सफल रहा था, यानी कि एक ही गोली में ढेर हो गया था। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी बात भी सामने आई जिससे इस पूरी घटना को एक अलग ही दिशा दे दी थी यार। जब इन्हें पता चला कि उस रात वहाँ कोई भैंसा था ही नहीं, यानी जिस आवाज़ को ये भैंसे की आवाज़ समझ रहे थे वो असल में उस तेंदुए की धीमी गुर्राहट थी जो कुत्ते की लगातार भौंक का जवाब दे रही थी। और ये बात सुनते ही इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उस कुतिया के बारे में पता किया गया। तो जो बात निकल कर सामने आई वो सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। भाई वो शिकार जो तेंदुए ने किया था वो कोई और नहीं, वो वही काली सफ़ेद कुतिया थी जिसके 4-5 बच्चे थे, जो उस चीतल के सिर को उठा ले गई थी। उसके मालिक ने बताया कि वो सुबह से ही गायब थी और बहुत संभावना थी कि रात में वो तेंदुए के सामने पड़ गई होगी और उसी तेंदुए ने उसे उठा के उसका शिकार कर लिया। ये सुनकर एक पल के लिए तो जैसे बहुत सब कुछ थमसा गया, क्योंकि ये साफ हो चुका था कि वो कुतिया जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही थी, जिसको मजबूर समझकर इन्होंने उसे माफ़ कर दिया था, वही इस तेंदुए का शिकार बन चुकी थी। और एक तरह से उसी की वजह से वो तेंदुआ वहाँ रुका और फाइनली मारा गया। उस पूरे शिकार के बाद इनका मन पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि जो कुतिया पहले इनके लिए एक नुकसान का कारण बनी थी वही उस शिकार की सबसे अहम कड़ी बन गई थी। और इसी वजह से अब उसके लिए इनके मन में कोई खींच नहीं बल्कि एक गहरी संवेदना और सम्मान की भावना जाग गई थी। और अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि उस कुतिया ने अपनी मृत्यु के बाद इन्हें एक ऐसी ट्रॉफी दिला दी थी जो सिर्फ एक शिकार नहीं थी बल्कि एक खतरनाक तेंदुए के अंत का प्रतीक थी। और इस तरह से उसने अनजाने में ही सही लेकिन जंगल के उस चक्र को पूरा कर दिया था जहाँ हर जीव अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए जीवन और मृत्यु के बीच एक संतुलन बनाए रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जॉन और लिन साहब की ये शिकार गाथा? प्लीज़ यार अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि आपके कमेंट्स ही मेरी हिम्मत है, तो प्लीज़ यार कमेंट्स ज़रूर करना, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, इसके बाद उत्तरांचल डायरीज आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है एक और घटनाक्रम, वो भी काफ़ी रोमांचक है। आजकल मैं जो है ना नए नए शिकारियों को ढूंढ रहा हूँ और उनकी स्टोरी सुना रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो उसे सुनने के लिए बने रहिएगा आप अपने खुद के चैनल के साथ, जिसका नया नाम है रोड एंड क्लॉज उत्तरांचल डायरीज़। कैसा लगा आपको ये नया नाम, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। आज जो भी महिला और पुरुष मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, मैं उन सबका आभार सहित अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर चैनल को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक प्रार्थना और है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्टोरी को एक लाइक दे दीजिएगा और 2 शब्द कमेंट्स में लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग आए। और एक रिक्वेस्ट जो मेरी सारे मित्रों से है, नए और पुराने सभी से, कि प्लीज़ भाई चैनल को शेयर ज़रूर कर दो। भाई बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और YouTube में चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबरों का होना बहुत ज़रूरी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पास आप लोग सहारा हैं, तो प्लीज़ मेरी बैसाखी बन के चैनल को उठा दीजिए। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूँ आज फिर कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो थैंक्स ऑप्शन या QR कोड के माध्यम से चैनल को कुछ डोनेशन देने की भी कोशिश कीजिएगा। ये डोनेशन की डिमांड मैं क्यों करता हूँ वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए, चलता हूँ और मिलता हूँ जल्दी ही एक नए घटनाक्रम के साथ, ठीक है ना? तो फिलहाल तो बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।